नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अप्रैल महीने का, अप्रैल 2025 का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले अप्रैल महीने के 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस मंथ को कंपाइल कर PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड भी करवा दिया गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द 78th हिमाचल डे वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो बोलते हैं कि अभी 78th हिमाचल डे जो था वो मनाया गया। हिमाचल डे जो है वो कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल को इस बार 78th हिमाचल डे जो था वो पांगी वैली में मनाया गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पांगी वैली में 78th हिमाचल डे मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ गए थे। तो अलग अलग परियोजनाओं को जो था लोकार्पण किया गया। अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जैसे कि यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन बनेगा कि पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़ में स्थित है। किलाड़ क्यों चर्चा में आया? क्योंकि यहाँ पर जो मिनी सचिवालय है, मिनी सचिवालय पर जो है वो 20 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये कहा गया किलाड़ में मिनी सचिवालय जो है बनाया जाएगा, ये बात कही गई। और दूसरी ओर जो था वो यहाँ पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना भी चर्चा में आई। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना इसलिए चर्चा में आई क्योंकि पांगी की जो लगभग 1926 महिलाएं हैं उनको जो है वो 3 किस्तें जो था वो इस योजना के तहत जो था वो जारी की गई। मतलब 45 रुपया जो है वो दिया गया। ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है इसमें 1500 रुपया जो है वो दिया जाता है, परंतु 3 किस्तें दी गई तो 4500 रुपया जो है वो दिया गया एक साथ। 3 किस्तें इस तरह से गई कि 3 महीनों की किस्तें जो था ये गई। और यहाँ पर ही अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई थी। एक थिरोट परियोजना भी चर्चा में आई। थिरोट परियोजना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। थिरोट परियोजना वैसे तो है लाहौल स्पीति में, थिरोट नाला के ऊपर ये बनी हुई है और ये कितने मेगावाट की है? तो ये 4.5 मेगावाट की परियोजना जो है वो है। कितना? 4.5 मेगावाट की परियोजना है और लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पर जो है वो किलाड़ परियोजना भी जो है वो स्थित है। किलाड़ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो जो है वो 0.30 मेगावाट की परियोजना है और ये जो है चेनाब रिवर बेसिन के ऊपर बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। बस इतना सा यहाँ से ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन में बोला गया चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली इनॉग्रेटेड 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट धनवास इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं उनके द्वारा जो है वो अभी 1 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा परियोजना है जो धनवास में इसका इनॉग्रेशन किया गया। बोलते हैं ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब पांगी गए थे, पांगी जब वो गए थे तो वहां पर उन्होंने धनवास में जो है वो 1 मेगावाट की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी। तो इसका चंबा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। धनवास परियोजना चंबा में है। अब देखो सोलर परियोजना जो भी हिमाचल में बनाई जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परियोजना यहाँ पर जो बनाई जाएगी इसकी जो अनुमानित लागत होगी वो 10.50 करोड़ जो है वो होगी। ये आपने ध्यान रखना है। अब जब यहाँ पर बात हो रही है सोलर परियोजनाओं की तो ये भी ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश में पेखुवेला सोलर ऊर्जा परियोजना भी है, एक सोलर पावर प्रोजेक्ट। पेखुवेला सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कितना मेगावाट का है और कहाँ पर है? पेखुवेला जो है वो 32 मेगावाट की परियोजना है और ऊना में जो है ये स्थित है। हमने अगर आपको ध्यान हो वो एक अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट भी जो है वो पढ़ रखा है। ये जो अग्लोर सौर ऊर्जा परियोजना है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? अग्लोर सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 10 मेगावाट की ये परियोजना है। एक जो है वो भंजल सौर ऊर्जा परियोजना भी हमने पढ़ रखी है। ये कहाँ पर स्थित है? ये परियोजना जो है ये भी ऊना में ही स्थित है और ये भी जो है वो 5 मेगावाट की परियोजना है। ये 5 मेगावाट की है। अग्लोर 10 मेगावाट की है। पेखोवाला 32 मेगावाट की और धनवास जो हमने पढ़ी वो 1 मेगावाट की परियोजना होगी। चंबा के पांगी में जो है वो उसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट साइबर कमांडो फॉर हिमाचल, फ्रॉम हिमाचल होगा यहाँ पर। बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए पहला साइबर कमांडो कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश से जो पहला साइबर कमांडो कोई बना है वो है मनु शर्मा। मनु शर्मा जो है वो बने हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से समझेंगे कि क्यों जो है ये साइबर कमांडो जो है वो चर्चा में आए। अब देखो हिमाचल में जो है वो साइबर कमांडो जो है ये पहली बार हुआ है कि साइबर कमांडोज को जो है वो अलग से ट्रेनिंग दी गई है। पहला बैच जो है वो साइबर कमांडोज का जो है वो भी ट्रेन किया गया है। IIT मद्रास से इनको ट्रेनिंग मिली है। और मनु शर्मा की अगर हम बात करें तो ये जो है वो पुलिस में हैं और कांस्टेबल हैं और मनु शर्मा जो है वो पहली जो है वो साइबर कमांडो जो है वो बनी है। इनके साथ ही
3 और भी जो है वो कांस्टेबल ऐसे हैं जिनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। एक तो मधु शर्मा है, इनके 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष हैं। तो महिलाओं में एक मनु शर्मा है, एक मधु शर्मा है, परंतु मनु शर्मा को जो है वो पहला साइबर कमांडो हिमाचल का जो है वो कंसीडर किया गया। मधु शर्मा भी इनके साथ ही ट्रेनिंग कर आई हैं। और एक है यहाँ पर राम शर्मा का नाम भी ध्यान रखना है। और एक इनके साथ जो है वो आकाश ठाकुर है, ये भी जो है वो यहाँ से साइबर कमांडो की ट्रेनिंग कर जो है वो आए हैं। अब ये जो है वो हिमाचल में अपनी सेवाएं जो हैं वो देंगे। इनको डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सर्विलेंस, एडवांस इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं, टेक्निक्स जो होती हैं साइबर में, उनके लिए ट्रेन किया गया है। और शिमला में ये जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो देंगे। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इन चारों के ही नाम इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक टाइटल होता है, टाइटल दिया गया था कि मनु शर्मा पहली साइबर कमांडो बने, इनको कंसीडर किया गया। अब देखो साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने जो है वो देश भर से अलग अलग जो है वो सिपाहियों को जो है वो साइबर कमांडो के रूप में तैयार करना जो है वो स्टार्ट किया है। तो उसके तहत ही इनको भी जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्रेन जो है वो किया गया। और 4 ये जो है वो साइबर कमांडो हिमाचल से आए। तो देखो यहाँ से ये भी पता चलता है कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी देंगे। तो अगर आप किसी भी नौकरी में जाते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं आगे जाकर। अब ऐसी ट्रेनिंग लेना, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेना, तो वो आगे चलकर जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके लिए ओपन जो है वो करती हैं। और बहुत कुछ वहाँ से सीखने को भी मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बाबा भालकू राम हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रैकिंग द रेलवे लाइन फ्रॉम कालका टू शिमला विद द वुडन स्टिक वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बाबा भालकू राम, जिन्होंने लकड़ी की छड़ी लेकर कालका से शिमला तक की जो रेलवे लाइन है उसमें लकड़ी की छड़ी लेकर इन्होंने रास्ता अंग्रेजों को दिखाया था और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो निभाई थी। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि बाबा भालकू राम जी की याद में जो है वो एक साहित्य रेल यात्रा 12 से 13 अप्रैल के बीच में जो है वो निकाली गई। तो बाबा भालकू राम जी जो है वो चर्चा में आए। हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बाबा भालकू राम की अगर हम बात करते हैं तो बाबा भालकू राम जो है वो इनके द्वारा जो था वो अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर की गई थी एक लकड़ी की छड़ी लेकर। और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन से जो था वो संबंध रखते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो आप कालका शिमला रेलवे लाइन देखते हैं, इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। परंतु जब इसका निर्माण चला हुआ था, एक इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम बड़ोग हुआ करता था। इनके द्वारा जो है वो एक सुरंग जो था वो यहाँ पर निकाली जा रही थी। और सुरंग एक साइड से तो खोदना स्टार्ट कर दी, परंतु दूसरी साइड उसका मुहाना नहीं मिल रहा था कि कहाँ पर ये ख़त्म जाकर होगी। तो उन्होंने स्ट्रेस में आकर खुदकुशी जो था वो उस टाइम कर ली थी। और बाबा भालकू राम जो थे, इन्होंने अपनी लाठी से दिखाया था कि सुरंग का दूसरा मुहाना जो है वहाँ को जाकर निकलेगा। और तब जाकर जो था वो सुरंग जो था वो बनी थी। बाद में चलकर जो इंजीनियर था बड़ोग, उसके नाम पर सुरंग का नाम जो था वो पड़ गया था। जो बड़ोग टनल आप देखते हैं आज के टाइम में कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आती है और सबसे लंबी टनल भी यहाँ पर ये आती है। और कहते हैं कि बाबा जो थे ना, इनको आध्यात्मिक दृष्टि से जो था ये पता चला था। कोई कहते हैं कि इनको सपना जो था वो हुआ था और इनका जो है वो इस ट्रैक को निकालने में जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। ठीक है, तो बाबा भालकू राम जी के बारे में पता होना चाहिए। एग्जैक्टली इनका जो पुस्तैनी गांव है वो झाझा में जो है वो स्थित है। झाझा चाइल के समीप जो है वो पड़ता है, जहां पर इनका ये पुस्तैनी गांव जो है वो स्थित है। तो इनके पुस्तैनी गांव के बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पूजा ठाकुर बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं कि पूजा ठाकुर जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो पूजा ठाकुर जो है वो कबड्डी की प्लेयर हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कबड्डी की प्लेयर हैं। और पूजा ठाकुर चर्चा में क्यों आई? तो ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने जो है वो धर्मशाला स्थित जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें बतौर कबड्डी कोच जो है वो ज्वाइन किया है। ठीक है, पहले वो बिलासपुर में सेवाएं दे रही थी और ये बिलासपुर से ही संबंध रखती हैं, ये ध्यान रखना है। इनके द्वारा 2014 की जो एशियन गेम्स हुई थी, 2014 की जो एशियाई खेल हुई थी, वहाँ पर कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता गया था। और पूजा ठाकुर जो है वो एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर अभी तैनात है, परंतु डेपुटेशन पर जो है ये सेवाएं में अपनी कबड्डी कोच के रूप में भी जो है वो दे रही हैं। इनके बारे में पता चल गया। और हम यहाँ से क्या याद रखेंगे, तो हिमाचल से जो कबड्डी की प्लेयर लड़कियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उनके नाम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि पुष्पा राणा है सिरमौर की, सुषमा शर्मा है सिरमौर की, रितु नेगी हैं सिरमौर की। ये जो है वो कबड्डी की प्लेयर हैं। और सोलन से ज्योति हैं एक, ये कबड्डी की प्लेयर हैं। बिलासपुर से निधि शर्मा भी हैं कि ये कबड्डी की जो है वो प्लेयर हैं। तो ये कबड्डी की प्लेयर अभी हैं हिमाचल प्रदेश से। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन अक्सर MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछता रहता है। टैट में इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और
एक शिल्पा भारद्वाज भी हैं, जिनके बारे में शायद हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था कुछ टाइम पहले। शिल्पा भारद्वाज क्यों चर्चा में है? शिल्पा भारद्वाज जो है वो अभी लेटेस्ट चर्चा में है क्योंकि इंग्लैंड में जो कबड्डी वर्ल्ड कप खेला गया है 2025 में, उसमें भारत ने जो है वो जीत हासिल की है। और ये जो शिल्पा है ये मंडी के बल क्षेत्र से जो है मंडी के बल क्षेत्र से जो है संबंध रखती हैं, और जो कबड्डी टीम थी उसकी कप्तानी जो था ये कर रही थी। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है। महिला जो कबड्डी टीम थी उसमें बिलासपुर की मीनाक्षी भी जो था वो शामिल थी। तो ये अलग अलग प्लेयर हिमाचल के, इनके नाम न्यूज़ में आते रहते हैं। न्यूज़ में जब नाम आते हैं तो नाम नोट होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। अब इतने नाम होते हैं कई बार कि याद नहीं रख सकते, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इनको पढ़ते रहें आप, ये खुद ही याद हो जाते हैं, गलत नहीं होते ये क्वेश्चन फिर आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए, आप पेपर 1 के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग TGT, JBT, या फिर आप कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ये सही टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। अभी आप अपने स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है वो एक अच्छी शेप दे सकते हैं। आप अपनी कमियों को एनालाइज कर उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेरिट में आने से जो 2, 4, 5 नंबरों का फ़र्क रह जाता है, उस गैप को भी जो है वो आप यहाँ पर ब्रिज कर सकते हैं और आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर पिस्ताचियो फ्रॉम कैलिफोर्निया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन किन्नौर। तो किन्नौर से पिस्ताचियो बोलते हैं, किन्नौर से जो पिस्ता था, किन्नौर में जो पिस्ता था वो कैलिफोर्निया से लाया गया था, वो कब इंट्रोड्यूस जो था वो किया गया था। अब किन्नौर में देखो अलग अलग फसलें जो हैं वो ऐसी इस तरह की देखने को मिलती हैं, परंतु जो पिस्ताचियो था, इनके पिस्ता जो था वो किन्नौर में जो था वो कैलिफोर्निया से लाया गया 2001 में। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये पहली बार नहीं थी कि किन्नौर में जो था वो पिस्ता लगाया गया। इससे पहले किन्नौर में जो पिस्ता की कल्टीवेशन थी वो 1958 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी। 1958 में यहाँ पर ईरान से जो था वो पिस्ता लाया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था, पर बाद में चलकर कैलिफोर्निया से 2001 में पिस्ता लाया गया और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों हम पिस्ता पढ़ रहे हैं कैलिफोर्निया का? कैलिफोर्निया नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैलिफोर्निया के जो बादाम हैं वो चर्चा में थे, और कॉन्टेक्स्ट ये था कि कैलिफोर्निया के बादाम हिमाचल में लगाए जाएंगे, बागवान जो है वो उनको काफ़ी फ़ायदा जो है वो यहाँ से होगा। तो अभी लगाए जाएंगे, वो बाद की बात आ जाएगी, जब भी लगाए जाएंगे तब हम देख लेंगे। परंतु पिस्ता जो कैलिफोर्निया से ऑलरेडी यहाँ पर है, लगाया गया किन्नौर में, वो कब लाया गया था, कब लगाया गया था, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अगर हम आलमंड की भी बात कर लेते हैं, बादाम की भी बात कर लेते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बादाम की जो किस्में हैं वो पेपर में पूछी जाती हैं। एक तेलंगी सिलेक्शन कर जो है बादाम की किस्म जो है वो आती है। क्या? तेलंगी सिलेक्शन कर जो है बादाम की किस्म जो है वो आती है। एक रिब्बा सिलेक्शन कर जो है बादाम की किस्म जो है वो आती है, रिब्बा सिलेक्शन कर। और एक जो है वो देबार बादाम कर जो है वो बादाम की किस्म जो है वो आती है। देबार बादाम कर जो है वो बादाम की किस्म जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये बादाम के प्रकार, बादाम की किस्में जो हैं वो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी किस्में जो है वो आती हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। तेलंगी सिलेक्शन, रिब्बा सिलेक्शन, देवार बादाम कर। अब रिब्बा की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिब्बा जो है वो किन्नौर में जो है वो आता है। रिब्बा जो है, रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स के रूप से भी जाना जाता है। वैली ऑफ ग्रेप्स अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, इसको बोलते हैं, तो वो रिब्बा को जो है वो बोलते हैं। वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी जो है वो इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी हिमाचली हैव बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र टिल नाउ। तो बोलते हैं कि अभी तक कितने हिमाचलियों को परमवीर चक्र जो है वो मिल चुका है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल का ये परमवीर चक्र कितनों को मिल चुका है, ये क्यों चर्चा में आया, ये चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये है कि अभी जो है वो हमने जब 15 अप्रैल मनाया तो हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं हिमाचल के लोगों को मिले हुए, उनके बारे में चर्चा की गई थी। तो परमवीर चक्र की भी बात की गई थी। परमवीर चक्र अभी तक 4 जो है वो हमारे जो है वो 4 बहादुरों को मिल चुका है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, हिमाचल से जो पहला परमवीर चक्र अवार्ड मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो मिला था। इसके अलावा जो था वो कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा का सहयोग जो रहा था उनको जो था वो अवार्ड मिला था। राइफलमैन संजय कुमार थे, उनको जो था ये अवार्ड जो था वो मिला था। और मेजर धन सिंह थापा को जो था वो ये अवार्ड जो था वो मिला था। तो इन 4 जो था वो महान सैनिकों को जो था ये अवार्ड जो था वो मिले थे। कहा गया था कि 10 महावीर चक्र हिमाचल से अभी तक हिमाचल को प्राप्त हुए हैं, 3 अशोक चक्र और 18 जो था वो कीर्ति चक्र जो था वो हिमाचल के वीर जवानों को जो है वो मिल चुके हैं। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं सैनिकों की, सिपाहियों की, अपनी इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, तो हम जब
सेफ़ यहाँ पर महसूस करते हैं, तो वो हम शायद उनके बतौर ही कर पाते हैं। और देखिए अभी आपने देखा कि पहलगाँव में जो था वो क्या हुआ, चुन चुन कर लोगों को मारा गया। अगर हम आज यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं तो वो इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी बदौलत ही हम यहाँ पर सेफ करते हैं। हम किसी नेता के भरोसे नहीं बैठे रहते। हमें पता है कि जो सिपाही वहाँ पर बैठे हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो बॉर्डर की जो है वो सेफ्टी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो कदम बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फिशरी सब सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिटेड इन 2024-25। तो बोलते हैं जो मत्स्य उप क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश की कुल राज्य सकल घरेलू वर्धन में जो है वो कितना प्रतिशत योगदान जो है वो अपना देता है। 2024-25 का आंकड़ा बताना है, तो 2024-25 में ये जो है वो 0.14% जो है वो योगदान देगा। ये जो है वो एस्टिमेटेड है। पूरा डाटा जो है वो देखते हैं। पहले ये भी बात कर लेते हैं कि क्यों चर्चा में आया फिशरी सेक्टर। तो मत्स्य पालन से जो है वो लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अलग अलग आर्टिकल दिए जाते हैं, तो एक आर्टिकल वैसा ही दिया गया था मत्स्य पालन के बारे में ही। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये जो फिशरी सब सेक्टर है ये हमारी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिटेड में जो है वो 0.14% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम बात करें इसी सेक्टर की तो ये एग्रीकल्चर और उसके अलाइड जो सेक्टर हैं उसकी जो GSBA है उसमें 0.94% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये 2024-25 के करंट प्राइजेस पर जो है हम डाटा पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना है कि फिशरी सब सेक्टर की जब बात हो रही है तो ये 5 सालों से, पिछले 5 सालों से ग्रो ही कर रहा है। और फिशरी सब सेक्टर जो है एस्टिमेटेड है 7% जो है वो ग्रो करेगा 2024-25 में, अगेंस्ट 6.3% इन 2023-24। इससे पहले ये जो 2024-25 था उसमें 2023-24 जो था वो ग्रो किया था। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो इसके बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाई विच नेम इज बैसाखी फेस्टिवल कॉल्ड इन पांगी एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं पांगी में बैसाखी को किस नाम से जाना जाता है। अभी बैसाखी का त्यौहार मनाया गया। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिशन अलाइड में। पहला ही क्वेश्चन उस दिन हमने पढ़ा था, परंतु फिर से डिस्कस हो रहा है क्योंकि आज हम बैसाखी की कहानी जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ से। अब देखो बोलते हैं बैसाखी को जो है वो पांगी में लिसू नाम से जो है वो जाना जाता है। बैसाखी को किस नाम से जाना जाता है, लिसू नाम से जो है वो जाना जाता है। अब हम बैसाखी की कहानी जो है वो जानते हैं। बैसाखी बसोआ भी जो है वो इसको बोलते हैं। और बसोआ बैसाखी अगर हम इसकी बात करते हैं तो चंबा में इसकी एक कहानी है जो भाई बहन के पवित्र प्रेम को जो है वो दर्शाती है। और ये त्यौहार जो है वो फिर जो बाकी त्यौहार होते हैं जैसे रक्षाबंधन होता है, भैया दूज होता है, उनसे भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। क्या कहानी है इसके पीछे की। अब देखो जब बैसाखी का त्यौहार होता है तो खाद्य जो है वो पकवान जो है वो अलग अलग जो है बनाए जाते हैं। चंबा में ऐसा ही एक पिंदड़ी पकवान जो है वो बनाया जाता है। ये पकवान चंबा में बनाया जाता है और गेहूं, मक्का और कोदरा के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। थोड़ी सी लस्सी जो है वो ऊपर जो है वो छिड़क दी जाती है और लड्डू के आकार का ही ये होता है। इसको जो है जब परोसा जाता है तो किसी पेड़ की, खुशबूदार पेड़ के जो है पत्ते पर जो है वो परोसा जाता है। और गुड़ जो होता है, गुड़ को जो है वो घोल कर एक बढ़िया काढ़ा बनाया जाता है, उसके साथ जो है वो उसको परोसा जाता है। पुराने समय की एक कहानी है बसोआ से मिलती जुलती, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। क्या थी वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की हुआ करती थी, उसका विवाह जो है वो होता है और अपने ससुराल में जो है वो रहती है। उसका मायका जो था वो काफ़ी दूर था। जहाँ पर उसका ससुराल था वो बहुत ही ऊंची पहाड़ी के ऊपर जो था वो कहीं स्थित था, सुनसान था, ऊंची पहाड़ी थी, पहुंचना भी मुश्किल जो था वो वहाँ पर हो जाता था। अब टाइम था बसोवे का और लड़की को उम्मीद थी कि उसके घर से जो है उसका भाई आएगा और उसको जो है वो इन्विटेशन वहाँ पर आकर देगा, परंतु बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी कि कहते हैं देवदार भोजपात्र के जो पेड़ थे वो भी जो है वो पूरी तरह से ढक गए थे वहाँ से। अब लड़की जो है वो भाई का इंतजार कर रही थी कि भाई इनविटेशन देने आएगा। भाई बहुत छोटा था अभी, भाई एक छोटा था, बालक ही था अभी, और वो बेचारी तो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रही थी कि भाई आएगा। अब भाई ने भी कोशिश की कि वो बहन तक पहुंचे, परंतु जब वो आधे रास्ते तक पहुंचा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी। वो जो है वो बर्फ़ के अंदर धंसने लगा। तो उसने क्या किया, वो घर से एक पुरानी जो है वो एक छन वाली चीज़ लेकर आया था जो घुंघरू नुमा थी। उसको जो है वो पेड़ के ऊपर कसकर जो है वो बांध देता है और किसी बड़े युवा या बड़े आदमी को जो है वो अपनी बहन के लिए संदेशा भेज देता है उसके माध्यम से, कि वो उसकी बहन को जाकर संदेशा दे देगा कि उसका भाई आया था परंतु छोटा था, वो पहुंच नहीं पाया उधर तक।
भेज देता है, परंतु वो संदेशा भी जो है वो वहाँ तक अभी नहीं पहुँचता, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी थी, इतना कम्युनिकेशन था नहीं कि लोग जल्दी जल्दी पहुँच पाते। वहाँ पर बहन जो था वो प्रतीक्षा कर रही थी और वो जो है वो लोकगीत भी गाती, वो गाना गाती है कि आया ओ बसोया माए पंजे सत्ते मेरे भाऊए दा सादा नहीं आया। मतलब बसोया तो आ गया, परंतु मेरी माँ मेरे भाई का बुलावा मेरे को नहीं आया। अब वो साथ में ये भी गाती है कि पिंदड़ी त पिंदड़ी ओ भाऊआ अप्पू खाया पिंदड़ी रे पत्ते मिंजो भेजा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पिंदड़ी तो आप खुद खा लेना, परंतु पिंदड़ी के पत्ते ही एटलीस्ट मुझे जो है वो भेज देना। दूसरी ओर से उसकी माँ भी जो है वो गीत गाती है और माँ गीत गाकर क्या कहती है कि अप्पू ही मेरी धिये तू अप्पू ही आया, भाऊ ता तेरा निक्का याना बापू तेरा बुढ़ा से आना। मतलब मेरी बेटी तेरे को खुद ही आना पड़ेगा, जो तेरा भाई है वो अभी छोटा सा बालक है, वो कैसे संदेशा लेकर आएगा, और जो तेरा पिता है, पिता तेरा जो है वो बूढ़ा है, उसे आना हो गया है, वो कैसे जो है वो इनविटेशन लेकर जो है वो आएगा। तेरे को आना भी खुद पड़ेगा, तेरे को जाना भी खुद पड़ेगा। तो इस तरह से गीत गाते हैं। और उसी टाइम क्या होता है कि एक कौवा जो है वो आता है, कौवे के मुंह से जो है वो पत्ते जो है वो नीचे गिरते हैं। वो देखती है कि घर के आंगन में जो है वो पत्ते गिरे, और पत्ते जो गिरे तो पिंदड़ी उन पत्तों के ऊपर जो है वो लगी हुई थी। तब उसने ये गाना गाया था कि पिंदड़ी तब पिंदड़ी ओ भाऊआ अप्पू खाया पिंदड़ी रे पत्ते में जो भेजें, कि पिंदड़ी तो आप खुद खा लेना, पिंदड़ी के पत्ते ही मुझे भेज देना। अब वसोए पर बुलावा भी नहीं आया, लड़की निराश हो गई। अब कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है, बर्फ़ भी तब तक थोड़ी पिघल जाती है, शांत हो जाती है। फिर वो लड़की जो है वो उसको बहुत आक्रोश होता है, गुस्सा भी होता है कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं। परंतु कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति भी उसके घर आकर पहुंचता है और बताता है कि ऐसे ऐसे तेरे को इन्विटेशन जो था वो वहाँ से आया था। परंतु उसको वो सच नहीं लगा। उसने जो है वो मनगढ़ंत कहानियां सोच ली मन में ही, उसने बहुत सारे गिले शिकवे रख लिए। अब वो चाहती थी कि वो अपने माँ बाप के पास जाए, उन गिले शिकवों को बताए, झगड़ा उनके साथ थोड़ा सा करे जाकर। वो रास्ते में जा रही थी, तो रास्ते में जब वो जा रही थी तो हवा जो था वो चली हुई थी, और हवा का एक तेज झोंका आता है, उससे जो है वो पेड़ हिलते हैं, और पेड़ की डाली पर जो घुंघरू लगाए होते हैं उसके भाई ने, जो छोटा सा भाई था, वो छन छन जो है वो करते हैं। और पेड़ की डाली को जब वो देखती है तो वो देखती है कि घुंघरू लगे हुए हैं, और घुंघरुओं को उसने देखा तो वो पहचान गई कि तो उसके घर के पुराने घुंघरू हैं जो उसके घर में हुआ करते थे। तो वो पहचान गई कि भाई मेरा भाई तो सच में आया था, परंतु वो इन्विटेशन यहाँ तक नहीं पहुँचा पाया। और वो ये सोच कर बहुत परेशान होने लगी कि मेरा भाई तो छोटा सा बालक था, उसने कितनी कोशिशें इतनी बर्फ़ में की होगी, इतनी भयंकर बर्फ़ में वो कैसे कैसे यहाँ तक जो था वो पहुँचा होगा। और वो सोचती सोचती ही जो था अपने माता पिता के घर जो है वो पहुंच जाती है। जाकर वो अपने भाई को गले से लगाती है, माता पिता को गले से लगाती है, और बहुत रोती है कि मेरे से तो बहुत गलती हो गई थी, मैंने बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। उसको इतना बड़ा धक्का लगता है कि वो सदमे से ही जो है वो वहाँ पर मर जाती है। जो पवित्र और एक कहेंगे आप कि निश्चल प्रेम जो उसका था, उसके लिए ही ये बसोआ इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, और भैया दूज और रक्षाबंधन से भी महत्वपूर्ण जो है वो फिर इसको माना जाता है। साथ में ही देखिए यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर आप अभी भी आप रियलिस्टिक लाइफ में देखेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, तब वो ओवर थिंकिंग इतना दिमाग ख़राब कर देती है, इतनी चीज़ों को बिगाड़ देती है, घृणा मन में पैदा कर देती है, जितनी चीज़ें होती भी नहीं उतनी वो बना दे, उससे भी बहुत बड़ी वो बना देती है। तो कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग को जो है वो अपने ऊपर हावी ना होने दें, ज़्यादा सोचें ही ना, गो विद फ्लो, जैसे फ्लो चला है वैसे चलते रहें, तो शायद एक अच्छा और खुशहाल जीवन जो है वो जिया जा सकता है। सोच के देख लेना ओवर थिंकिंग कितनी हार्मफुल जो है वो रहती है। तो ये थी बसोई की कहानी। अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हिमाचल के किस घाटी को पत्तन वैली कहते हैं? तो लाहौल स्पीति वैली को पत्तन घाटी कहते हैं। जो चंद्रभागा घाटी बनती है उसको पत्तन वैली जो है वो कहा जाता है। बोलते हैं सुजानपुर की जो होली है बड़ी फेमस है, इसको किसके द्वारा आरंभ करवाया गया था? तो सुजानपुर की होली को जो था वो राजा संसार चंद के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। ये कांगड़ा के राजा थे, और 1809 में कांगड़ा का किला जब महाराजा रणजीत सिंह के पास चला गया था तो सुजानपुर में ही ये रहते थे, और होली का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास से वहाँ पर मनाया जाता था। बोलते हैं वन क्षेत्र के विस्तार में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? बजट के हमने पार्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। तो वन क्षेत्र का विस्तार है, कम्युनिटी जो एक बोलते हैं पार्टिसिपेशन उसमें हो पाए, तो उसके लिए राजीव गांधी वन संवर्धन परियोजना जो है वो स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल नाम संस्था की स्थापना कब हुई थी?
ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल था, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जनवरी 1946 में। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये राजा हरिचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। अगर गुलेर राज्य की बात की ही जा रही है तो इसकी स्थापना जो था वो हरिचंद के द्वारा कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो गुलेर कांगड़ा की ही एक शाखा थी, कांगड़ा से अलग होकर ही गुलेर बनाया गया था, और गुलेर को जो था वो 1405 में हरिचंद ने बनाया था। हरिपुर इसकी कैपिटल बनाई गई थी और भूप सिंह इसके अंतिम शासक जो था वो बनाए गए थे। आगे बोलते हैं प्रतिष्ठित 67 नंबर का जो ग्रैमी पुरस्कार है, वो ग्रैमी पुरस्कार में सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस संगीतकार ने प्राप्त किए हैं? तो ये अमेरिकन रैपर हैं एक केंड्रिक लेमर, इनको जो है वो मिला है। भारत के प्रमुख जो प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है, तो ये हमने हजारों बार पढ़ा है कि सुकुमार सेन जो था वो थे। प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। बोलते हैं पुस्तक आर्बिटल किस लेखिका की कृति है? तो ये जो है वो सामथा हार्वे की जो है वो कृति है। और ऑर्बिटल ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें बुक्स को स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है कि बुक्स भी पूछी जाएंगी। पंजाब केसरी के नाम से भारत के किस महान क्रांतिकारी सेनानी को जाना जाता था? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। बोलते हैं डीप सीक नामक जो जनरेटिव एआई चैटबॉट है वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो उसको चीन के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। आगे बोलते हैं लाइकन को किसके संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लाइकन को जो है वो जो आपका वायु प्रदूषण होता है, आपका एयर पोल्यूशन जो होता है, उसके संकेतक के रूप में जो है वो माना जाता है। आगे बोलते हैं साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल में जो है वो स्थित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। और बोलते हैं नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, वो आप कमेंट कर बताएंगे। शिक्षा की जो है वो बोलते हैं किंडरगार्टन पद्धति है, ये जो है बोलते हैं इस पद्धति का जो प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रोबेल के द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया था, किंडरगार्टन पद्धति का। आगे बोलते हैं गंगा 101 और रंजीत डेक्कन किस खाद्यान्न की किस्में हैं? गंगा 101 और रंजीत डेक्कन मक्का जो होता है आपका, उसकी जो है वो किस्में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, की हिमाचल प्रदेश में जो पारिस्थितिक तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना चलाई जा रही है वो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? 4 ऑप्शंस हैं। इससे पहला जो सेकंड एडिशन था अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर आंसर बताएंगे। जब अप्रैल महीना कंप्लीट हो जाएगा तो कंपाइल कर PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको और भी इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।